माँ बाप का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम बताया गया है। शायद यही कारण है कि डिवोर्स के बाद जब चाइल्ड कस्टडी की बात आती है तो माँ और बाप दोनों चाहते हैं कि चाइल्ड कस्टडी उनके पास रहे। पति पत्नी के बीच प्रेम भले से टूट जाए लेकिन बच्चों के प्रति उनका प्रेम लगातार बना रहता है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील शाश्वत भारद्वाज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैट्रिमोनियल सीरीज के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी की। पहले पार्ट में हमने डिवोर्स की पूरे प्रोसीजर को समझा था, आज हम चाइल्ड कस्टडी के पूरे प्रोसीजर को समझेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि चाइल्ड कस्टडी होता क्या है? जैसे आपने कहा कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में माता पिता के बीच में झगड़ा होता है कि बच्चे की परवरिश कौन करेगा। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो कोर्ट के सामने आता है, जो फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग स्टेजेस पर डिसाइड करते हैं। अगर लीगल टर्म्स में बोला जाए तो कस्टडी का मतलब ये होता है किसी एक पेरेंट को ये अधिकार दिया जाए कि वो सारे लीगल और इम्पोर्टेंट डिसीजंस किसी बच्चे के प्रति ले सके, जो एक लॉन्ग टर्म इशू होता है, एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट होता है। सारे लीगल और इम्पोर्टेंट डिसीजंस से मेरा तात्पर्य है बच्चे की एजुकेशन, हेल्थ, बच्चे की एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा, किस स्कूल में पढ़ेगा, कैसी एजुकेशन रहेगी, इसको हम लीगल टर्म्स में बोलते हैं कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। कस्टडी जो होती है चाइल्ड की, वो एप्लीकेशन कहाँ मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या है इसका, आप ये समझाएं जरा। इंडियन लॉ में 3 कानून हैं, जो 3 मेजर लॉज हैं जो कस्टडी से डील करते हैं। सबसे पहला हिंदू मैरिज एक्ट, पर्टिकुलरली सेक्शन 26, जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड से डील करता है। सेकेंडली द गार्ड्स एंड गार्डियंस एक्ट। थर्डली किसी एप्रोप्रिएट केस में रिट जुरिसडिक्शन में आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट। इन 3 कानूनों में कस्टडी ऑफ द चाइल्ड के लिए केस डाला जाता है। अगर हम बात करें जनरल टर्म्स में, सामान्य स्थितियों में कस्टडी के लिए एप्लीकेशन उस फैमिली कोर्ट में डाली जाती है जहां पर बच्चा फिजिकली प्रेजेंट हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बच्चे के माता पिता के बीच में तलाक का मुकदमा चल रहा है। बच्चा दिल्ली में स्कूल में पढ़ रहा है जहां उनकी माता रहती है, पिता बंबई में मान लीजिए नौकरी करते हैं। वो बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली की फैमिली कोर्ट में ही कस्टडी के लिए एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट फाइल करनी पड़ेगी। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बॉम्बे कोर्ट में फाइल करें और मदर वहां इस एप्लीकेशन को लड़ने आए। तो देखिए, ये समझने वाली बात यह है कि जहाँ पे बच्चा प्रेजेंट हो, जिसकी कस्टडी का इशू है, उस कोर्ट के पास ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती है इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने की और उसको सुनने की। फिर तो अगला सवाल ये है कि कस्टडी ग्रांट करते समय कोर्ट किन फैक्टर्स को या ग्राउंड्स को ध्यान में रखता है? जी, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और विभिन्न हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे फैसलों में, जिनको हम कानूनी भाषा में बोले कैटिना ऑफ जजमेंट्स में, ये बोला है कि कस्टडी के इश्यूज में चाइल्ड का इंटरेस्ट ही पैरामाउंट वेलफेयर कंसिडरेशन है। चाइल्ड का वेलफेयर ही कोर्ट कंसिडर करता है कस्टडी ग्रांट करते हुए। अगर कोर्ट ये समझता है कि जो चाइल्ड का वेलफेयर है, और वेलफेयर से मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा सिर्फ फिजिकल वेलफेयर और मॉनिटरी वेलफेयर नहीं, बल्कि टोटल एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो करता है, वो एनवायरनमेंट जहाँ पे ज्यादा बढ़िया है, कस्टडी कोर्ट उसी को ग्रांट करता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं, कोर्ट ये कंसिडर करता है कि देखिए, जो फादर और मदर के बीच में डिवोर्स चल रहा है, तो मदर की ऐसी एलिगेशंस हैं जो साबित भी हो रही हैं कि फादर एक अल्कोहलिक है, जो बच्चे को सही समय पर टाइम नहीं दे पाएंगे, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, खर्चा नहीं उठा पाएंगे, और मान लीजिए उनके एंटी सोशल एलिमेंट से वो सोशलाइज करते हैं, तो बच्चे की यकीनन उस तौर पर फादर के पास कस्टडी देना दुर्लभ नहीं होगा, फादर को कस्टडी देना लीगली जस्टिफाइड नहीं होगा। इसलिए ऐसे केसेस में कोर्ट मदर को देगा। तो जहां पे बच्चे की पैरामाउंट कंसिडरेशन है बच्चे की वेलफेयर, वो बच्चे की वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट एक कस्टडी का ऑर्डर करता है। फिर कस्टडी की जो फाइल एप्लीकेशन होती है वो बेसिकली डिवोर्स के साथ ही चलती है या उसके लिए हमें अलग से कुछ फाइल मूव करनी पड़ती है उसकी? देखिए, डिवोर्स पिटीशन एक सेपरेट पिटीशन होती है जिसमें आप कोर्ट से ये मांगते हैं कि हमें शादी को डिसॉल्व करा जाए और तलाक दिया जाए। जहां तक बात कस्टडी की है, कस्टडी के लिए आप सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो हो सकता है उसी समय करें जब डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हो, या अगर वो इशू वहां डिसाइड नहीं होता है तो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स के बाद करें। मगर ये एक अलग एप्लीकेशन होती है जो डिवोर्स के केस में मिक्स नहीं करा जा सकता। ये एक बिल्कुल सेपरेट केस है
हालांकि दोनों एप्लीकेशन डिसाइड फैमिली कोर्ट ही करता है, डिवोर्स भी फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करता है और कस्टडी की एप्लीकेशन भी फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करता है, मगर दोनों अलग अलग प्रावधानों में फाइल की जाती हैं और दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है और दोनों को डिसाइड करते हुए अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो जब मैं इस इंटरव्यू के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो दो टर्म से मैं बार बार मुलाकात मेरी हो रही थी। एक था इंटरिम ऑर्डर ऑफ कस्टडी और दूसरा था विजिटेशन राइट्स। सर ये दोनों टर्म हैं क्या, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझाएंगे? मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोतागण जो भी ये देख रहे हो वो भी ये समझे। देखिए, इंटरिम ऑर्डर्स का प्रावधान पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कस्टडी ये सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान है कि जब इस एक्ट के अंदर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, वो डिवोर्स भी हो सकता है, वो जुडिशियल सेपरेशन भी हो सकता है, और भी कोई भी इस प्रोसीडिंग हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर चल रही है, तो कोई भी पार्टी, नेचुरली वो पार्टी जिसके पास कस्टडी नहीं है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकती है या तो इंटरिम कस्टडी उसको दी जाए, मतलब जब तक वो इशू पेंडिंग है, जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं होता है, तब तक वो कस्टडी उस एप्लीकेंट को दी जाए बच्चे की। सेकेंडली, मान लीजिए कि माता के पास बच्चे की कस्टडी है, तो फादर ये एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकता है कि बच्चे को उदाहरण के तौर पर हफ्ते में 2 बार सैटरडे संडे फादर से मिलने का राइट दिया जाए, फादर उसको कहीं घुमाने ले जाए, उसको बोला जाता है विजिटेशन राइट। सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट में एक कोर्ट को ये पावर देता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, केस के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये इंटरिम कस्टडी और विजिटेशन राइट्स का ऑर्डर कर सकता है। अभी सर आपने इसके पहले एक बताया था बात कि अगर पिता के मतलब व्यवहार ठीक नहीं है तो क्या उसको भी विजिटेशन राइट्स मिल सकते हैं? देखिए, कोर्ट, मैंने जैसे कहा, कोर्ट चाहे इंटरिम कस्टडी हो चाहे परमानेंट कस्टडी हो, कोर्ट सबसे पहले कंसीडर करता है बच्चे का पैरामाउंट वेलफेयर। नहीं, मैं विजिटेशन राइट अगर ही कोर्ट देखेगा कि पिता का व्यवहार ठीक नहीं है और ये एंटिसिपेट करेगा कि पिता को बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो कोर्ट जस्टिफाइड होगा उस बच्चे को पिता को विजिटेशन राइट्स ना देने में। बल्कि कोर्ट ये भी करेगा कि दोनों पार्टी को काउंसलर के पास भेजेगा और पिता को बोलेगा कि अब काउंसलिंग लो और ऐसा व्यवहार ना करो जो बच्चे के लिए हानिकारक हो। सर अगले मुद्दे पे आते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्यादा विवाद इसी बात को लेकर भी होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उस पे जो खर्च आता है, खासकर अनमैरिड डॉटर है उसकी शादी को लेकर जो खर्च आता है, इसमें क्या व्यवस्था बनाई गई है कोर्ट द्वारा और पिता की जिम्मेदारी क्या बनती है इसमें? तो हमारे भारतीय कानून में सेक्शन 20 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये कहता है न सिर्फ बच्चों का बल्कि सिक और इन्फर्म पेरेंट्स का एक हिंदू के ऊपर, पर्टिकुलरली हिंदू मेल के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे अपने बच्चों को मेंटेन करना है, और बच्चों के साथ साथ अपने सिक या ओल्ड इन्फर्म पेरेंट्स हो, उनको भी किसी चीज की आवश्यकता हो, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम हो तो वो भी ध्यान उनको रखना है। जहां तक बात अनमैरिड डॉटर्स की है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में कहा है, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने 2022 के जजमेंट में कहा है, जिस जजमेंट को मैं नाम बताना चाहूंगा, पूनम सेठी वर्सेस संजय सेठी। कोर्ट ने ये होल्ड करा है कि कानून ये है हमारे देश का कि पिता की जिम्मेदारी है हिंदू अनमैरिड डॉटर को ना सिर्फ पढ़ाना, मेंटेन करना, शादी तक उसका खर्चा उठाना, बल्कि उसकी शादी का भी खर्चा उठाना। हिंदू अनमैरिड डॉटर कोर्ट में जाके अपने फादर से ये मांग सकती है कि आपने मुझे मेंटेन नहीं करा है, मेरी शादी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, और कोर्ट उसे वो देगा। तो जहां तक मेंटेनेंस की बात है, अनमैरिड डॉटर की बात है, लॉ बहुत क्लियर है, फादर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को ना सिर्फ पढ़ाए लिखाए बल्कि उसकी शादी भी कराए, और बाकी केसेस में कोर्ट सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करता है, ये देखते हुए कि बच्चे का इंटरेस्ट डिस्टर्ब ना हो, बच्चे का वेलफेयर पैरामाउंट कंसिडरेशन रहे, और कोर्ट इस बात का ध्यान रखता है कि पूरी पढ़ाई लिखाई बच्चे की हो और ठीक तरह से मेंटेन होए। सर इसी में बात आती है, माइनर अगर बच्चा है उसका कस्टडी अगर ग्रांट कर रहा है कोर्ट, तो क्या उस समय कोर्ट उसका ओपिनियन भी लेता है? कोर्ट कई बार ये अपने डिस्क्रिप्शन में ये बच्चे का इंटरेस्ट समझना चाहता है। देखिए, हो सकता है ऐसा कोई केस हो जिसमें वाइफ ने एलिगेशन लगाई हो फादर के ऊपर क्रूएल्टी की, और ये भी बोला हो कि वो बच्चे की हेल्थ भी डैमेज करते हैं, मगर अगर बच्चा ये समझने लायक है, इस उम्र का है, जो ये बोल सके कि नहीं उसके पिता ने कभी कोई ऐसा बर्ताव नहीं करा है, अगर कोर्ट को इस बात का शक हो तो कोर्ट बच्चों को जरूर अपने चेंबर में बुला के कई बारी
या कोर्ट में भी एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में उनसे जब बात जरूर करता है। मगर जहां तक बात है जुडिशियल डिसीजन की, जुडिशियल डिसीजंस कभी इमोशंस पे नहीं होते हैं। जुडिशियल डिसीजंस फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस और लॉ पॉइंट पे होते हैं। इसलिए कोर्ट ये कंसिडर जरूर कर सकता है, मगर अपना जुडिशियल डिसीजन कोर्ट सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, पूरे फैक्ट्स की प्लीडिंग्स को कंसिडर करते हुए और क्या एविडेंस लीड करी जाती है वो कंसिडर करते हुए ही देता है। तो मैट्रिमोनियल सीरीज के पार्ट 2 में आज बस इतना ही। आगे हम मेंटेनेंस जैसे टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज चाइल्ड कस्टडी को लेकर हमने बातचीत की। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आगे हम मैट्रिमोनियल और भी जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसमें हम बात करेंगे और भी चीजों को समझेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं